बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? बेटा देखें, आज हम जो है वो क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 है, जिसका हम आज लेक्चर नंबर 4 जो है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें जो पहली चीज है वो है एक छोटी सी एग्जांपल है। हमने लास्ट टाइम इंटेंसिटी पर बात की थी और इंटेंसिटी लेवल पर बात की थी, साउंड इंटेंसिटी लेवल पर। तो उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, पहले वो डिस्कस करेंगे। ये पेज नंबर 25 पर है। उसके बाद फिर आगे जाएंगे। जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिकली रिफ्लेक्शन, यानी एको ऑफ साउंड पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल है। ये पेज नंबर है जी 25। एग्जांपल है 11.1 और इसका मैं बता रहा हूं आपको, बुक का पेज नंबर आपने जो ओपन करना है वो है जी 25। तो पेज नंबर 25 पर आप आ जाएं तो देखते हैं एग्जांपल क्या है, हमें क्या गिवन है और हमने क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखें जी। कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, और सेकंड पूछा गया है रस्टलिंग ऑफ लीव्स। दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इंटेंसिटी लेवल एक तो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड का फाइंड आउट करना है और दूसरा रस्टलिंग ऑफ लीव्स का। तो देखें जी, हमारे पास यहां पर देखा जाए तो कुछ भी एज इट इज गिवन नहीं है। सिर्फ हमसे पूछा गया है कि हमने क्या निकालना है, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड जो है उसकी हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और इंटेंसिटी लेवल बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है किसका। एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि फेंटेस्ट साउंड का, जिसकी आपके पास देखें, आपको पता होना चाहिए कि जो फेंटेस्ट साउंड होती है उसका उसकी जो वैल्यू होती है इंटेंसिटी की वो कितनी होती है, ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए। 10⁻⁻12 वाट्स पर मीटर स्केल। ठीक है जी, यानी हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो है साउंड लेवल, ऑफ, एक तो हमने साउंड लेवल फाइंड आउट करना है फेंटेस्ट साउंड का, क्वेश्चन मार्क, और दूसरा आपने साउंड लेवल फाइंड आउट करना है ऑडिबल साउंड, रस्टलिंग ऑफ लीव्स का, रस्टलिंग ऑफ लीव्स। ये दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है जी इस न्यूमेरिकल में। अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। सॉल्यूशन में हमारे पास वही जो हमने फार्मूला है वही अप्लाई करना है जो लास्ट टाइम हमने जहां पर छोड़ा था। इंटेंसिटी लेवल का जो फार्मूला है वो क्या था, अगर आपको ज़बानी याद हो वो अप्लाई करेंगे। वी नो डैट जी, क्या फार्मूला था कि भाई L माइनस एल नॉट किसके इक्वल होता है। L माइनस एल नॉट जो है वो 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। ठीक है जी, इसके इक्वल होता है। और ये किस में होता है हमारा सारा, ये सारा हमारा डीबी में यानी डेसिबल में होता है सारा। ठीक है, साथ आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जब 10 यहाँ लिखा होगा मैंने बताया था तो डेसिबल में, अगर 10 नहीं लगाएंगे तो फिर यही फार्मूला जो है वो बेल में, तो फिर यूनिट बेल यूज करेंगे, वो बड़ा यूनिट होता है। लेकिन आमतौर पर जो हम यूज करते हैं वो डेसिबल में करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या गिवन है, हमने साउंड लेवल ऑफ फेंटेस्ट साउंड निकालना है। जो फेंटेस्ट साउंड जिसकी हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट, आई जो है वो क्या है, फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी हम यहाँ पर लगाएंगे, किसके इक्वल है, यहाँ पर पुट करना है आपने। जो आई है आपके पास वो क्या है, वो आई नॉट है। फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी कितनी होती है, आई नॉट। तो भाई आई नॉट की वैल्यू जो है आप यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम फाइंड आउट ही ये करने जा रहे हैं ना, तो फिर हम क्या लिखेंगे, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग आई नॉट ओवर आई नॉट डीवी। देखें जी, अब सिंपल सी यहां पर देखें बात हमारे पास क्या है कि अगर हम बात करते हैं 10 ओवर आई नॉट, तो अगर एक तो वैल्यू पुट करके भी आप कर सकते हैं 10 टू -12, वो भी कट जाएंगी, चलें कर लें। अगर वैसे भी देखें तो आई नॉट के साथ कट जाता है। दोनों तरह से किया जा सकता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, काटेंगे तब भी 1 ही आएगा। लेकिन चलें, आप पहले वैल्यूज पुट कर दें, आपकी बुक में पुट की गई हैं। मैं बता रहा हूं कि अगर आप यहीं पर इसको काट देते तब भी लॉग आई आ जाता है, सॉरी लॉग 1 आ जाता है। आई नॉट के साथ कटेगा यानी 1, और लॉग 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है।
तो दोनों तरह से कर सकते हैं। यहां पर चलें बुक के मुताबिक अगर हम करते हैं तो बाय पुटिंग वैल्यूज एल माइनस एल नॉट जो है ये किसके इक्वल होगा। देखिए हम लोग अभी जो हमने अप्लाई किया है वो किसके लिए, फेंटेस्ट साउंड के लिए, यानी ए पार्ट के लिए। हम ये ए पार्ट हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। फिर बी पार्ट है रसलिंग ऑफ लीव्स। तो देखें एल माइनस एल नॉट जो है वो किसके इक्वल होगा, 10। इसी तरह से लॉग आई नॉट की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻12। और नीचे भी आई नॉट है, उसकी वैल्यू भी 10⁻⁻12। साथ इसके यहाँ पर डी भी लिख दें। इसी तरह से ये कट गया जी इसके साथ, जैसे मैंने भी आपको बता रहा था, दोनों कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। तो एल माइनस एल नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इंटू लॉग ऑफ 1। तो लॉग ऑफ 1 की आप कैलकुलेटर पे वैल्यू निकाल लें, ये 0 होती है, यानी 10 इंटू 0। तो देखिए हमारे पास नेट आंसर क्या आ जाएगा, 0 डेसिबल। यानी अगर आपकी फेंटेस्ट साउंड की अगर आप साउंड इंटेंसिटी निकालना चाहेंगे तो वो 0 डेसिबल की इक्वल होगी। ये आपको जो पिछला टॉपिक जब मैंने पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि अगर आपकी साउंड इंटेंसिटी जो है वो 10⁻⁻12 वाट्स पर मीटर स्क्वायर होती है, तो उस साउंड इंटेंसिटी की जो साउंड लेवल होगा वो आपका 0 डेसिबल होगा। ये हमने पीछे जो टॉपिक लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसमें ये बात हमने वहां भी डिस्कस की थी, और यहाँ हमने उसका प्रूफ जो है वो न्यूमेरिकली देख भी लिया। अब बी पार्ट में क्या करना है, देखें ए की जगह मैं यहाँ लिख रहा हूं। अब कौन सा पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, बी। बी में रसलिंग ऑफ लीव्स। अब रसलिंग ऑफ लीव्स के लिए आपने आई की वैल्यू क्या पुट करनी है, आई की जो वैल्यू होती है वो होती है जी 10⁻⁻11 वाट्स पर मीटर स्क्वायर। ये किसकी किसकी बात हो रही है, ये रसलिंग ऑफ लीव्स में। रसलिंग ऑफ लीव्स में आई की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻⁻11। ये आपने पुट करनी है यहाँ पर, फॉर्मूला आपका वही है, ठीक है, ये वाला। तो इसमें आप वैल्यूज अब जो पुट करने जा रहे हैं वो जरा देखिएगा। यहीं से मैं रेज कर देता हूँ ताकि जरा आपको दोबारा इजी समझ आ जाएगी। यहां तक लिखा रहने देते हैं, फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब हम आई की जगह पर क्या पुट करेंगे, ये जो आई की वैल्यू है वो ये आई नॉट, तो आपको अंडरस्टूड है कि 10⁻⁻12 वाट्स पर मीटर पर स्क्वायर होती है। तो हम यहाँ पर बाय पुटिंग वैल्यूज, ठीक है, यहां पर मैंने पुट किया आई की वैल्यू, ठीक है, एंड चले कर लें, अगर इस तरह लिखें पुट आई की वैल्यू तो एंड आई नॉट की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 10⁻⁻12 वाट्स पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये लिखने के अंदाज होते हैं वो चेंज हो सकते हैं थोड़े बहुत, उसमें आप एक ही मतलब सिनेरियो से चलते रहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तब भी ठीक है, डिपेंड ऑन यू। अगर आप चेंज कर दें तो तब भी कोई। अच्छा देखिए हम निकालने के जा रहे हैं एल माइनस एल नॉट डी पार्ट में, ये रसलिंग ऑफ लीव्स के लिए एल माइनस एल नॉट किसके इक्वल होगा, 10 इंटू लॉग आई की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻11। और नीचे आ जाए आई नॉट की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻12। और साथ आपने यूनिट वही जैसे मैंने बताया कि डीबी, क्योंकि 10 यहां मौजूद है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 10 इंटू देखें जी लॉग। अब ये देखें ये हमारे पास क्या आ गया है, ये वैल्यू -12 है, ये ऊपर जाकर क्या करेगी, -11 के साथ प्लस हो जाएगी। देखें हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 10 इंटू लॉग 12 में से 11 अगर माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आता है, 10⁻1। और लॉग ऑफ 10 की वैल्यू कैलकुलेटर से आप निकालें, चेक कर लें निकाल के, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अगर आप यहां से निकालते हैं लॉग 10 तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो लिखें जी 10 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से। डीबी इसी तरह से लिखें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 10 डीबी मीन 10 डेसिबल। ये किसकी है साउंड इंटेंसिटी लेवल, ये किसका है, ये है रसलिंग ऑफ लीव्स का, जो कि 10 डेसिबल। इसी तरह से हमने साउंड लेवल पहले किसका निकाला था, फेंटेस्ट साउंड का, वो क्या था, वो 0 था, 0 डेसिबल था, ठीक हो गया। यानी सबसे कम, फिर आपको समझ आ गई कि कम से कम जो साउंड इंटेंसिटी लेवल किसका होता है, वो हमारा होता है जी, जो अभी हमने बात की कि जो बिल्कुल कम से कम, मतलब जो हमें हमारा कान जो है वो बिल्कुल उसको समझ लें कि सुनने के बिल्कुल काबिल नहीं होता, या समझ लें बिल्कुल हल्का सा मध्यम सा आपको, वो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड लेवल है, ठीक है। जब 10⁻⁻12 0 बेल इसीलिए कहा जाता है, कुछ को तो वो सुनाई नहीं देगी आवाज, कुछ को हो सकता है सुनाई देगी, लेकिन सबको वो सुनाई भी नहीं देगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है
उस पर अब हम बात करते हैं। ये पिछला ही टॉपिक था, उसके 2 एग्जांपल्स रहती थी, मैंने इसलिए पहले उसको किया है ताकि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। तो आज जो बेसिकली हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी रिफ्लेक्शन या एको, एको ऑफ साउंड। दोनों नामों से बोला जाता है, रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं या फिर एको ऑफ साउंड। हम इस पर बात करेंगे कि ये क्या होती है। इसको मैं जरा आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से समझाता हूं। रिफ्लेक्शन में आपने क्या देखा था कि अगर किसी भी मतलब कोई भी, आपने पीछे जो पढ़ के आए थे, आपने देखा था वाटर वेव्स के बारे में आप बात कर रहे थे, ठीक है, रे हो या वाटर वेव्स हो, वो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर क्या करती है, हिट करती है, स्ट्राइक करती है, ठीक है जी, या उसको इंसिडेंट करती है, तो उस शक्ल में वो जिस एंगल पर उसको हिट करेगी, उसके साथ टकराएगी, उसी एंगल से वो बाउंस बैक होती है। और यहां पर अगर हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं बीच में से, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, तो यहां पर जो एंगल आई बनता है इंसिडेंट रे का, जो टकराई, ठीक है, किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के साथ टकराई, टकराने के बाद जब वो वापस आती है, बाउंस बैक हो रही है, जब वो वापस आती है, तो ये हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो किसने बनाया है, ये हमारी इंसिडेंट रे ने। और जो एंगल ऑफ आर है वो किसकी वजह से बनता है, वो बनता है रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड वेव की वजह से या रिफ्लेक्टेड रे की वजह से। इसी तरह से जब हम रिफ्लेक्शन या एको की बात करते हैं तो इसी फिनोमेना को, इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखें कि व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, यानी क्या डेफिनेशन होगी, व्हेन साउंड इज इंसिडेंट, स्ट्राइक भी कह सकती हैं, हिट भी कह सकती हैं, ठीक है, वर्ड यूज कर सकती हैं आप, ऑन द सरफेस ऑफ द अदर मीडियम, सरफेस ऑफ द सरफेस ऑफ अ मीडियम, यानी एक आपकी साउंड है जो इंसिडेंट कर रही है, वो मतलब हिट कर रही है किसको, ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, तो ये क्या करती है, इट बाउंसेस बैक, यानी ये वापस आती है, ये देखें, इट बाउंसेस बैक, कहां पर बाउंस बैक, और कहां पर आती है, इनटू द फर्स्ट मीडियम, इनटू द फर्स्ट मीडियम। यहां तक बात की समझ आ गई। ये जो सारा प्रोसेस है, या इसको फेनोमिना भी बोलते हैं, तो दिस फेनोमिना, दिस phenomenon is called reflection or echo of sound। जी, समझ आ गई बात की। बात वही है जो हमने यहां पर की, लेकिन सिर्फ कुछ वर्डिंग का फर्क आया कि हमने क्या बोला, व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, वहां क्या था, वेव का वर्ड हमने यूज किया था, वाटर वेव्स का। यहां उसकी जगह हम साउंड की बात कर रहे हैं कि साउंड जब इंसिडेंट करती है, जब वो टकराती है, हिट करती है, किसके साथ, ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, तो ये क्या होती है, इट बाउंसेस बैक, ये वापस आती है अपने फर्स्ट मीडियम में। तो इस फेनोमिनन को, यानी इस मजहर को हम क्या नाम देंगे, रिफ्लेक्शन या फिर एको ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी बोलें तब भी ठीक है, एको ऑफ साउंड भी बोलें तब भी ठीक है। ये तो हो गया भाई इसकी डिफॉल्ट डेफिनेशन के हवाले से। बाकी कुछ चीजें इसमें आपके टॉपिक के हवाले से भी दी गई हैं। पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल एक समझा दूं। सपोज अगर आप किसी बिल्डिंग के सामने खड़े होते हैं, और बिल्डिंग समझ लें या किसी आप माउंटेन है, पहाड़ी है, उसके सामने खड़े हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, तो आप वहां पर बिल्कुल खामोशी है, वो बिल्डिंग बिल्कुल खाली है, तो क्या होगा कि आप अगर ऐसे क्लैप करेंगे, तो ये जो क्लैप होती है, इसकी साउंड जो है आपको कुछ देर के बाद, कुछ लम्हे के बाद आपको दोबारा सुनाई देती है। और ये भी याद रखें कि अगर वहां पर जो है वो बिल्डिंग्स की जो वॉल्स हैं, वो अगर एक से ज्यादा के साथ स्ट्राइक कर गई, तो फिर आपकी ये जो क्लैप की आवाज है वो एक बार नहीं सुनाई देगी, वो एक से ज्यादा बार आपको दोबारा भी सुनाई दे सकती है। वहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी पैदा हो सकता है। लेकिन आपने अगर इस चीज को देख लिया कि सिर्फ एक ही वहां पर वॉल है या एक ही सरफेस के सामने, उसी से वो टकरा कर वापस आती है, तो फिर आपको सिंगल, और ये जो सारा प्रोसेस होता है, ये बेटा इसको जो है हमारा ब्रेन कितनी देर के बाद
सुनता है या समझता है वो 0.1 सेकंड के बाद, यानी इतना इतना टाइम, यानी सेकंड के आप देख लें कि 10th पार्ट पे, यानी 1 सेकंड का भी 0.1 सेकंड के बाद हमें वही जो आवाज होती है, चाहे वो क्लैप की हो या हम बात कर रहे हो, तो वो हमें दोबारा सुनाई देती है उसी तरह से। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब अगर हम लोग जो है, मैं वैसे बात कर लेता हूँ कि साउंड ऑफ स्पीड हमारी जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है साउंड ऑफ स्पीड जो है, जिसको वी भी हम कह सकते हैं, वो है 340 मीटर पर सेकेंड। अब देखें यहां पर हमें ये क्या गिवन है, टाइम टी। दो चीजें अगर हमें हमें गिवन हो, हम जहां से हमने बात की या क्लैप की बोलेंगे, वो भी हमारी बात वापस आती है। तो हमारे पास टाइम, मैंने बताया कि वो जो सेंसेशनल टाइम है, हमारा ब्रेन उसको कब महसूस करता है, कब हमें पता चलता है, उसका दोबारा उसी आवाज को टकरा कर वापस आने का, जिसको एको कहते हैं, वो 0.1 सेकंड के बाद। और साउंड ऑफ स्पीड कितनी है, वो है 340 मीटर पर सेकंड। ये मतलब जो स्पीड होती है ये थोड़ी सी वेरी कर सकती है, थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। ये डिपेंड करती है बेटा कि आपकी जो एटमॉस्फेयर है उसमें टेम्परेचर की वजह से भी, उसमें अगर ह्यूमिडिटी है तो उससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। अगर टेम्परेचर नॉर्मल हो, जैसे 21 डिग्री, आम नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है जी, 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर ये टेम्परेचर हो और ह्यूमिडिटी ना हो, ठीक है, तो उस शक्ल में जो नॉर्मल ह्यूमिडिटी है वो तो जाहिर होगी, लेकिन उससे बढ़कर ये कम ज्यादा ना हो, तो उस शक्ल में क्या होगा कि आपकी जो साउंड ऑफ स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकंड होगी। और अब अगर आप ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें कि भाई आप यहां खड़े थे, सपोज मैं आपको बताने लगूं, ये जरा मजे वाला फिनोमिना होता है। आप यहां खड़े हैं, यहां से आपने मतलब कोई बात की है, बोले हैं, या आपने क्लैप की है, कुछ भी है, वो सरफेस थी सामने, वो बिल्डिंग की वॉल थी या माउंटेन थी। अब आपको नहीं पता ये डिस्टेंस कितना है, लेकिन आप सिर्फ यहां खड़े होकर आपने क्लैप किया या बोले, तो वहां से हमें टाइम का पता है कि वो जो वहां से आपकी जो आवाज थी, साउंड थी, वो यहां गई, ठीक है। और यहां से जाने के बाद वापस जब आई और आपके कान ने उसको सुना, तो वो हम बात कर रहे हैं कि वो कितनी है, वो 0.1 सेकंड टाइम के बाद आपको सुनाई दी। और स्पीड कितनी है ये, तो हमें पता है कि एस डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहें तो वो किसके इक्वल होता है, एस इज इक्वल होता है वी टी के। तो इसमें अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर दें 340 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो देखें जी क्या आंसर आता है आपके पास। 340 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 0.1 के साथ, तो आपके पास आंसर आता है 34। यानी यहां से आपको ये पता चला कि वो जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, ये भी बात थोड़ी समझने वाली है, ये वो डिस्टेंस है जो साउंड ने ट्रेवल किया है। यानी यहां से वो पहले गई यहां तक, यहां से टकराने के बाद वो फिर वापस आई हमारे कान की तरफ दोबारा फिर। अब उसने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना है, 34 मीटर। लेकिन अगर आप यहां से खड़े ये देखना चाहते हैं कि आप उस बिल्डिंग से उससे कितनी दूर खड़े हैं, तो भाई वेरी इजी, कि आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो साउंड ने जाके टकराने के बाद फिर वापस आने तक का है। मेरी बात समझ रहे हैं, एको तो यही है ना, कि आपने बोला या आपने क्लैप की, क्लैप होने के बाद वो गई साउंड आपकी, फिर वो टकरा कर वापस आई, तो उसने तो डिस्टेंस डबल ट्रेवल किया जहां आप खड़े हैं उससे। तो मींस अगर आप एक्चुअल डिस्टेंस निकालना चाहेंगे कि आप उस बिल्डिंग से कितना दूर खड़े हैं, तो आपका जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा वो बेटा असल में होगा ये जो अभी हमने निकाला है 34 मीटर, इसको आप डिवाइड करेंगे 2 पर, तो 17 मीटर। यानी आप यहां से कितनी दूर खड़े हैं, 17 मीटर। जो एको ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो आपकी साउंड टकरा कर वापस आई है, वो इससे डबल है, क्योंकि वो गई 17 मीटर ट्रेवल करके टकराई और 17 मीटर वो वापस आई, वो तो है 34 मीटर, ठीक है जी। लेकिन आपका एक्चुअल डिस्टेंस इससे कितना है, वो इसका होगा, यानी टकराने के जाने और टकराने का जो वो डिस्टेंस है उसको आप हाफ कर लेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आएगा, ठीक है जी। एक तो ये चीज आपके पास हो गई, ठीक है। अब आप इसके लिए एक मजेदार एक्टिविटी है, वो भी आप कर सकते हैं, इसको घर में भी परफॉर्म किया जा सकता है, स्कूल में भी किया जा सकता है। मैं आपको इसको थोड़ा बोर्ड पर समझा देता हूँ, एक एक्टिविटी है, वो भी यही चीज समझाने के लिए है एको को, तो ज्यादा बेहतर तौर पर आप मजीद समझ सकेंगे जी।
जी एक्टिविटी है जी एक, इस एक्टिविटी में क्या करना है आपने, आपने भाई एक टेबल, मैं जरा थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाता हूँ। सॉरी बेटा, देखिए हमने एक टेबल जो है वो लेना है, एक हमने बेटा टेबल जो है वो, सपोज समझें कि ये हमारे पास एक टेबल है, मतलब मैं उसको ये टेबल बनाता हूं ताकि आपको जरा बेहतर समझ आ जाएगी। सपोज ये एक टेबल है हमारे पास। अब आपने क्या करना है, पहला काम तो ये करना है कि टेबल को आपने वॉल के साथ, सपोज अगर मेरे पास यहाँ टेबल हो, ये मेरे पास वॉल है, तो मैंने कोशिश करनी है कि ये जो टेबल है मैं इसको वॉल के साथ अटैच करके लगाऊं ऐसे, टेबल को वॉल से दूर नहीं। पहला काम आपने क्या करना है, टेबल को समझ लें कि ये कोई वॉल है, दीवार है, तो हमने उस टेबल को उस वॉल के साथ, ठीक है, लगा दिया। अब अगला काम आपने क्या करना होता है, आपने इसके टेबल के सेंटर में आप कोई मतलब रख सकते हैं, कोई कार्ड रख सकते हैं, कोई ऐसी चीज रख सकते हैं जो इसके, आपने थोड़ा टेबल की थोड़ी बड़ी बना लें, जरा ज्यादा वाजी हो जाएगा, कि आपने इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेना ऐसे ताकि जरा ज्यादा वाजी हो जाए। मतलब ये आपने एक सेंटर में कोई समझ लें कि कोई कार्ड भी रख सकते हैं, कोई और चीज भी, यानी स्क्रीन के तौर पर, या सेंटर में एक वॉल आपने बना ली है, ये खुद से बना सकते हैं, मोटा गत्ता ले सकते हैं उसको ले लें, कोई इस तरह से। अब आपने अगला काम क्या करना है, उसके बाद आपने वही जो आपके पास चार्ट पेपर होता है या कार्ड पेपर होता है, उसको आपने कुछ कुछ इस शेप में, जैसे पाइप होते हैं ना, गोल करके उसको काट कर गोल करके, वो उसका तरीकेकार होता है कि आप ग्लू से भी उसको जोड़ सकते हैं या आप स्टेपलर की पिन के साथ भी, तो आपने उसको पाइप की शक्ल में बना लेना है, ठीक है। तो वो आपने क्या करना है कि वो आपने इसका जो सेंटर होगा ना, उससे आपने एक पाइप जो है वो आपने यहाँ इसके सेंटर के इधर, आपने समझे कि एक पाइप आपने यहाँ पे रख दी है, ठीक है, एक मखसूस एंगल पे, ठीक है। और यहां पर आप एक रखेंगे इसके करीब जो है, ये समझें कि मैंने एक जो है वो स्टॉप वॉच या कोई क्लॉक रखने, ठीक है, जो कि मतलब आप उसको चलाएंगे, कोई भी घड़ी रख लें, क्लॉक ज्यादा बेहतर है, ठीक है। छोटे क्लॉक घरों में होते हैं, आपने देखे होंगे, घरों में क्लॉक इस तरह के छोटे होते हैं जो टिक टिक टिक, जिसकी आवाज जो है वो आसानी से सुनाई दे सकती है, वो आपने ले लेना है इसके एक एंड पर, यहां पर। अब दूसरी तरफ आपने क्या करना है, इसी के दूसरी तरफ आपने यहां पर जो है वो समझने कि आप इसके एक और जो है वो पाइप उसी तरह से जैसे आपने बनाया है, मैंने आपको बताया उसी तरह एक पाइप और बना लेंगे, इसी साइज का, इसी तरह से जैसे ये बनाया है चार्ट पेपर से या कार्ड पेपर से, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको जब आप काटेंगे, उसको गोल करेंगे, तो आप उसको ग्लू स्टिक लगा के भी कर सकते हैं, गम स्टिक वगैरह, या फिर आप वो उससे नहीं आपसे फिक्स हो रहा तो आप उसको छोटी छोटी, मतलब छोटी पिन जो होती हैं स्टेपलर की, उसके साथ भी आप स्टेपल करके तो जोड़ सकते हैं। अगर चलें वो भी नहीं तो भाई घरों में पाइप होते हैं, मतलब ये तो चले मैं वो मटेरियल बता रहा हूँ जो आपको अवेलेबल होगा। पाइप आमतौर पर बाज घरों में होते हैं, बाज में नहीं होते। जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं वायरिंग वाले, या फिर ये जो आप लोग घरों में सैनिटेशन का काम कराती हैं, पानी की टूटियों वगैरह के साथ प्लास्टिक के पाइप लगे होते हैं, वो भी ले सकते हैं आप, मतलब वो भी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेने आपने दोनों कोशिश करें कि सेम उनकी जो मोटाई वगैरह जो हो, ठीक है, उनका जो डायमीटर हो वो एक जैसा हो, साइजेस भी सेम ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये काम करने के बाद यहाँ पर आपने ये दोनों पाइप हैं, समझ लें पाइप बना भी सकते हैं या पाइप एग्जैक्टली भी ले सकते हैं। यहाँ पर ईयर है आपका, यानी यहाँ पर आपने कान को रखना है, एक पर्सन ने टेबल के करीब आकर यहाँ पर, और एक यहाँ पर क्लॉक है। अब आपने करना क्या होता है, बाकी ये आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो है ये वॉल जो है ना, वॉल से ज्यादा दूर नहीं रखना, इसकी रीजन भी समझा देता हूँ आपको। अब जितना वॉल वॉल से दूर होते जाएंगे उतना जो एटमॉस्फेरिक हमारा प्रेशर है या टेम्परेचर है या हमारे फिजा में ह्यूमिडिटी है, वो इफेक्ट करेगी इसको। तो हम कोशिश करेंगे कि हम वॉल के करीब हों, हमें इन चीजों से हम थोड़ा सा महफूज रह सकें, तो हमारा एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी ज्यादा बेहतर हो। अब करना क्या है आपने, आपने करना ये है कि जब ये सारा पेटिस आप सेट कर लेते हैं, तो उस शक्ल में आपने ये करना है कि ये जो पाइप है एक तो आपने रख दिया, दूसरे को आपने एडजस्ट करना होता है। ये जो राइट वाला पाइप है
ये आप एडजस्ट इस तरह से करते हैं, इधर से आप क्लॉक को चला देते हैं, क्लॉक सेल डाल दिए, क्लॉक चल पड़ा। अब ये क्लॉक चल रहा है, टिक 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 वो हो रही है, लेकिन आप इधर ईयर से इसको एडजस्ट करते हुए कान से सुनेंगे कि क्या आपको इस पाइप से जो टिक टिक की आवाज है क्या वो आपको यहां पर सुनाई देती है या नहीं देती। ठीक है, अगर आपको सुनाई नहीं दे रही तो तब आप उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे, मतलब थोड़ा ऊपर या नीचे आप उसको पाइप को एडजस्ट करने के लिए हरकत देकर उसको सेट करेंगे। जैसे ही आपको उसकी आवाज आना शुरू हो जाएगी तो फिर आप उसको वहां पर छोड़ देंगे। तो बेटा ये इस तरह से हमारा जो है वो आप इसकी आवाज यहां से घड़ी की आवाज जो है वो टिक टिक एक पाइप से आप गुजर कर आप उसको सुन सकते हैं, दूसरे पाइप में से गुजर कर आपको वो सुनाई दे रही है। और सेंटर में आपने ये क्या है, यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपके पास जो है ये दोनों अगर मिले आपस में, सपोज ये मिल रहे हैं, तो इनके दरमियान में अगर मैं कोई लाइन खींच देता हूं जैसे पीछे मैंने खींची थी, तो बेटा ये दो एंगल बिल्कुल वैसे ही बन रहे हैं। यहाँ पर यहाँ जो एंगल बन रहा है वो एंगल आई है। ठीक है, एंगल आई वो कौन सा है, इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये टकरा रही है, ये इंसिडेंट, इसके अंदर से जो साउंड जा रही है वो इंसिडेंट रे का काम करेगी। ठीक है, ये इंसिडेंट रे का काम करेगी और इसका नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, इसके साथ जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और दूसरा यहां पर जो एंगल होगा इस पाइप का वो एंगल आर है, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। अब ये दोनों एंगल जब तक इक्वल नहीं होंगे, याद रखिए, जब तक एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी ये जो एंगल है और ये एंगल जो नॉर्मल के साथ बन रहा है, ये जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक रिफ्लेक्शन का प्रोसेस नहीं होगा, एको का प्रोसेस नहीं होगा। इसीलिए मैंने बोला था कि एक पाइप को रख दिया, दूसरे पाइप को आपने एडजस्ट करना होता है इस तरह की आपको आवाज सुनाई दे। तो ये जब इससे टकराती है, बीच में जो हमने स्क्रीन रखी है, तो ये तो बन गई इंसिडेंट रे, इससे टकराई, टकराने के बाद उसके बाद वो इसमें से जो साउंड गुजरती है ये रिफ्लेक्ट होकर उसी एंगल पर, जिस एंगल से वो टकराई उसी एंगल पर वो इस मीडियम, ये देखें इस मीडियम से जा रही थी, इसी मीडियम में वो बाउंस बैक हुई। यानी इससे हमारा जो प्रोसेस है जिसकी हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन की, एको ऑफ साउंड की, वो काफी हद तक आप इसको प्रैक्टिकली भी क्लियर कर सकते हैं। एक यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन उन्होंने दिया है, वो आप खुद भी इसको सोच सकते हैं इस पर, जो बाकी चीजें उन्होंने लेबल की हुई हैं वो कोई बड़ी बात नहीं, आप खुद भी लेबल कर सकते हैं, वॉल है, ये टेबल है, ये चीजें आप खुद भी कर सकते हैं। मेन चीज जो समझने वाली थी वो मैंने आपको समझा दी है। अब यहाँ पर जो बात है, एक छोटा सा क्वेश्चन उन्होंने बोला है, रीडिंग नहीं कर रहा, रीडिंग आप कर लीजिएगा, जो सारा अपरेटस है जैसे मैंने बताया वही सारा कुछ लिखा हुआ है कि उसको कैसे सेट करना है वो मैंने सारा बोल दिया है, वहां वर्ड लिखे हुए हैं। अच्छा, क्वेश्चन जो है वो जरा इंटरेस्टिंग है, वो कहने लिफ्ट द पाइप, जब आपने सारा प्रीटेस सेट कर लिया, आपने सुन भी ली, एको प्रोड्यूस भी हो गई, उसके बाद लिफ्ट द पाइप ऑन द राइट, ये जो पाइप है राइट वाला, इसको आपने क्या करना है, वर्टिकली टू अ स्मॉल हाइट, यानी ये जो पाइप है इसको आपने वर्टिकली ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठाना है, वर्टिकली स्मॉल हाइट, एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। क्यों भाई, आप बता सकते हैं इसका आंसर कि क्या होगा भाई, क्या होता है जब हम इस पाइप को, जहां से आपको आवाज बिल्कुल ठीक सुनाई दे रही थी इस एंगल पर था, जैसे ये इस एंगल पर, उसी तरह ये वाला पाइप जो है राइट वाला, उसको मैंने वर्टिकली थोड़ा सा अप किया है, उठाया है, तो क्या होगा बताएं। सिंपल सी बात है भाई, जो आपका एको का प्रोसेस है वो नहीं होगा, आपको यहां पर आवाज जो सुनाई दे रही थी क्लॉक की वो सुनाई देना बंद हो जाएगी। वो क्यों बंद हो जाएगी, हमने शर्त क्या रखी थी कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। तो जब हम इसको थोड़ा सा भी वर्टिकली ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं तो क्या एंगल आई एंगल आर के इक्वल रहता है, नहीं, एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। तो देन क्या होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ आर यानी रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल नहीं रहे, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आपकी एको भी प्रोड्यूस नहीं होगी, आपको यहां से साउंड सुनाई नहीं देगी। ये एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, उसकी रीजन भी मैंने बता दी, तो आप अपनी वर्डिंग में इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये तो था भाई आपका टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एक टॉपिक आज हम और डिस्कस करेंगे, वो है स्पीड ऑफ साउंड। अब स्पीड ऑफ साउंड पर वैसे तो मैंने बात काफी कर दी, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियर करनी है हमने स्पीड ऑफ साउंड में। देखिए, स्पीड ऑफ साउंड के वाले से हमने क्या बात की कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, वो तो अभी हमने बात कर ली कि भाई वो 300
बाद जगहों पे 40 मीटर पर सेकंड लिखी होगी, बाद जगहों पे 330 मीटर पर सेकंड भी लिखी होगी या 333 भी लिखी होगी। तो ये थोड़ी बहुत जैसे मैंने आपको बताया कि वेरी कर सकती है, यहाँ पर हो सकता है 343 मीटर पर सेकंड भी लिखी हो, तो इनमें से कोई भी लिखी हो, ये थोड़ी सी वेरी कैसे कर सकती है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि आपकी ह्यूमिडिटी, आपका टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो चीजें हैं एटमॉस्फेयर में वो इसको मुतासिर कर सकती हैं। आप जिस माहौल में साउंड सुन रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड आप मतलब स्पीड ऑफ साउंड को ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर डेफिनेटली काउंट करेगा, वो आपको बताएगा, वो वेरी करेगी। आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर कुछ और है, आप कनाडा में चले जाते हैं, उसका एटमॉस्फेयर अपना है, तो भाई ये स्पीड ऑफ साउंड लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करेगी। ये नहीं है कि पाकिस्तान में अगर 343 है तो ये नहीं होगा कि आप इंग्लैंड चले गए या कनाडा चले गए, वहां पर ये 242 या 142 या समथिंग हो, ऐसा नहीं होगा। वेरी कर सकती है, लेकिन वो जो वेरी करेगी वो बहुत ज्यादा, उसमें वेरिएशन नहीं होती, करीब करीब होती है। अब पहली बात तो ये हो गई कि भाई ये डिफरेंट जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कुछ ना कुछ वेरी कर सकती है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होंगी, करीब करीब 340, 330, 340, मतलब इसी के गिर्द वो घूमेगी। अच्छा, उसके बाद अगली बात हमने ये करनी है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किस में ज्यादा होती है, किस में कम होती है, किस मटेरियल में। अगर तुम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की वाटर में यानी लिक्विड में, तो लिक्विड में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो एयर की निस्बत ज्यादा होती है बनिस्बत एयर। अगर मैं एयर यहाँ लिखता हूँ, लिक्विड लिखता हूँ, तो लिक्विड में कितनी ज्यादा होती है, इसमें जो है वो 5, कितनी ज्यादा होगी, 5 टाइम्स, याद रखिएगा 5 टाइम्स जो है वो ग्रेटर होती है लिक्विड में, स्पीड ऑफ साउंड 5 टाइम्स ग्रेटर। इसी तरह से अगर मैं एयर ही को लूं और एयर की बनिस्बत देखूं कि सॉलिड्स में वो कैसे होगी, तो सॉलिड्स में 15 टाइम्स होती है ग्रेटर। सॉलिड में यही जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 15 टाइम्स ग्रेटर देन एयर होती है। ठीक हो गया। अब यहां से हमें ये पता चल गया कि मीडियम बी इस पर जो है इफेक्ट कर रहा है। अगर एयर है तो एयर में जो भी स्पीड होगी साउंड की, उससे लिक्विड में अगर वही आप स्पीड ऑफ साउंड देखेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड जो है आप चेक करेंगे तो वो लिक्विड में 5 टाइम्स उससे ग्रेटर होगी। इसी तरह से सॉलिड्स में जाएंगे तो वो 15 टाइम्स ग्रेटर होगी। एक ये चीज भी इसमें डिस्कस की गई है। लेकिन जो मैंने आपको 343 बताई ये 21 डिग्री सेल्सियस पर है, नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है, वहां पर ये हमारी स्पीड ऑफ साउंड होती है। और दूसरी बात कि हम स्पीड ऑफ साउंड फिर कैसे निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू होनी चाहिए, तो हम लोग स्पीड ऑफ साउंड इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के हवाले से हमें एक एग्जांपल दी गई है 11.2, वो हम देख लेते हैं कि वहां पर हम स्पीड ऑफ साउंड ही फाइंड आउट करने जा रहे हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे जी। एग्जांपल है 11.2, एग्जांपल नंबर 11.2 है। तो इसका हम डेटा वगैरह देख लेते हैं पहले और उसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें बेटा हमारे पास क्या दिया गया है, वो कह रहे हैं कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड। अच्छा, ये रिलेशन जरा उसी रिलेशन को यूज करके फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट क्या करनी है जी, फ्रीक्वेंसी। जी, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है और फ्रीक्वेंसी जो है एफ, ये हमने फाइंड आउट करनी। उसके बाद देखिए हमारे पास गिवन क्या है, स्पीड दी गई है। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमें यहां दी गई है v 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है और हमें वेवलेंथ दिया गया है जो क्या है 0.5। वेवलेंथ जो है वो है हमारे पास लैम्डा की वैल्यू जो है वो हमारे पास बेटा यहां है 0.5 मीटर। यूनिट इनके ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर नहीं होते तो फिर हमें कन्वर्ट भी करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या लगाएंगे जी फॉर्मूला, वी नो दैट अभी हमने देखा v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, आपने f फाइंड आउट करना है। लिखें जी बाय पुटिंग वैल्यूज, आप इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। v की वैल्यू है 340, फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड आउट करनी है, लैम्डा की वैल्यू है 0.5।
तो क्या करेंगे भाई, 340 को 0.5 से आप डिवाइड कर देंगे, 0.5 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। देखिए हमारे पास क्या है, 340 डिवाइडेड बाय 0.5, तो आंसर हमारे पास आ रहा है जी 680। ठीक है जी, तो 680 जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पर, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 680, और ये हर्ट्ज में होती है, इसका यूनिट हर्ट्ज इसके साथ लिख दें। ये हो गया जी आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल थी स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड, उसी हमने रिलेशन को यूज किया है, निकालनी हमने फ्रीक्वेंसी थी। इसके बाद एक और दिया गया है छोटा सा, ये भी इसी से रिलेटेड टॉपिक ही है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि वो भी डिस्कस कर लें। हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय एको मेथड। क्या है जी, मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय एको मेथड। जी, इसमें क्या करेंगे ये मैं सारा आपके साथ पहले डिस्कस करता हूं। इसके लिए आपने करना क्या है भाई, इसके लिए कुछ पहले मटेरियल लिखा हुआ है आपकी बुक के ऊपर, प्रेटिस है, आपको एक मेजरिंग टेप चाहिए। ठीक है, सेकेंडली दिया गया स्टॉप वॉच आपके पास होनी चाहिए, फिर एक फ्लैट वॉल, बिल्कुल सीधी फ्लैट वॉल, ठीक है, डेट कैन प्रोड्यूस अ गुड एको। ठीक है, अगर फ्लैट वॉल होती है वो ज्यादा अच्छी एको प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक, ये हम हमारे पास चीजें गिवन है। प्रोसीजर में आपने करना क्या है, इसमें सारा आपने एक 50 मीटर जो है वो आपने मेजरिंग टेप लेनी है किसी भी वॉल से। सपोज अगर ये एक वॉल है, कुछ इस तरह समझाऊंगा, इस वॉल से आपने ये जो डिस्टेंस मेजर किया है ये कितना है, 50 मीटर। आप यहाँ जो है वो कितने डिस्टेंस पर खड़े हैं, ये वॉल है, वॉल से 50 मीटर के डिस्टेंस पर आप खड़े हैं। अब यहां पर वो कह रहे हैं कि आप जब यहां खड़े हैं तो अब आपने क्या करना है, आपने इस वॉल के सामने क्लैप करना है। ठीक है, जैसे ही आप वॉल के सामने क्लैप करते हैं ये 50 मीटर के डिस्टेंस से, तो क्या होता है कि आपको एको जो है वो सुनाई देती है। और वो जो एको है, आप मुझे बता सकते हैं कि एको यहां से आपको जो वापस आती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है एको। एको डेफिनेटली ये तो वो डिस्टेंस है जहां आप खड़े हैं, लेकिन एको का जो डिस्टेंस होगा, एको का डिस्टेंस यहां से कितना होगा जी, जो एको डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगी वो इसका डबल होगी, क्योंकि वो जाके यहां पर टकराती है फिर वापस आती है। मीन 50 मीटर तो ऑलरेडी डिस्टेंस था, एको टकराकर वापस आई तो इसका डबल, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 50, 100 मीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कौन कर रही है, एको। ठीक है, अगली बात हम करते हैं, आपने अब क्या करना है, रीस्टार्ट द क्लैपिंग एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच। अब आपने क्लैपिंग स्टार्ट कर देनी है ऐसे, और उसके साथ ही जब आप क्लैपिंग कर रहे हैं उसी वक्त आप एक स्टॉप वॉच जो है, एक तरफ आप क्लैपिंग कर रहे हैं दूसरी तरफ आपने एक स्टॉप वॉच ली है, उस स्टॉप वॉच को आपने क्या करना है, ऑन कर देना है। दोनों काम आपने एक ही टाइम में करने हैं। मतलब एक तरफ आप स्टॉप वॉच को ऑन करते हैं, मतलब कोई एक पर्सन नहीं, 2 पर्सन हो सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। एक बंदा जो है वो क्लैप करेगा, दूसरा स्टॉप वॉच उसी टाइम पे ऑन कर देगा। अब इस सारे प्रोसेस को आपने कितनी बार करना है, ठीक है, आपने ये क्लैपिंग जो है वो 10 क्लैप्स करनी है। अब 10 क्लैप्स और उसके साथ साथ आपने ले लेना है स्टॉप वॉच का टाइम, मतलब जितनी देर में 10 क्लैप्स होती हैं आपने वो टाइम नोट कर लेना है कि भाई आपने 1 2 3 इस तरह से, मतलब 10 तक, उतनी देर तक स्टॉप वॉच पर टाइम कितना उस पर लगता है। तो ये जो 10 क्लैप्स हैं इससे आपको एक टाइम जो है वो मिलेगा 10 क्लैप्स का, जितना भी वो टाइम होगा। मैं वैसे फर्ज कर लेता हूँ कि वो हो सकता है कि आपके पास 10 क्लैप्स का टाइम जो आ रहा है, यानी 10 जो क्लैप्स हैं उसका टाइम आपको, सपोज मैं बात करूँ, वो 20 सेकेंड आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ से 1 क्लैप का निकाल सकते हैं आसानी से, ज्यादा क्लैप इसलिए की गई ताकि उससे हम लोग आसानी से निकाल सकें 1 का। तो 20 को अगर आप 10 पे डिवाइड कर देंगे तो आपका 2 सेकेंड आएगा। एक वैसे मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ये होगा तो कम ही, इतना ज्यादा थोड़ी होगा, लेकिन समझाने के लिए आपको इजी वर्डिंग में कि 10 क्लैप्स पर जितना टाइम आपका स्टॉप वॉच का नोट हुआ है
उसको आप 1 क्लैप के लिए निकालने के लिए ये तरीकाकार होता है कि आप नंबर ऑफ जो जो आपका टाइम जितना आपको हासिल हुआ है उसको नंबर ऑफ क्लैप्स के साथ आप डिवाइड कर देते हैं, तो वो आपके पास टाइम आ गया। अब अगर आपके पास टाइम आपने निकाल लिया है तो अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है स्पीड को। तो स्पीड के लिए वही फार्मूला S इज इक्वल टू वी टी, और v स्पीड है तो ये कैसे निकलेगी, यहां से v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय t। s हमने अभी बोला कि s हमारा कितना है, एको का जो डिस्टेंस है वो हमने बताया कि वो 100 है, ठीक है। और t जो है मैंने एक फर्जी तौर पर बता रहा हूं कि वो क्या है, बिलफर्ज अगर यही था 10 क्लैप्स का 20 था तो वो 2 सेकंड है। तो यहां से हम लोग जो है वो स्पीड निकाल सकते हैं। बात की समझ आई। लेकिन वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि ये इतना ज्यादा नहीं होगा, ये जाहिर है पॉइंट में बड़ी तेजी से वापस आती हैं, ये पॉइंट में वैल्यूज होती हैं। तो यहां से हमारे पास जो है सिंपली कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो वैल्यू चाहे कुछ भी आए, आपके पास टाइम भी निकल आता है और डिस्टेंस आपने मेजर करके निकाला होता है, डिस्टेंस भी पता लग गया। और क्लैप्स ज्यादा जो है वो करने से फायदा ये होता है कि आप जरा बेहतर वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि एक दो करने से बार बार स्टॉपवॉच करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा माइनर सा एरर हो सकता है। तो 10 क्लैप्स का फायदा ये है कि वो जो एरर है ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है, एक दो तीन चार वो सेकंड भी उसी तरह से गुजरते जाएंगे, तो आप एक बेहतर टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब आपके पास टी मौजूद है, आपके पास डिस्टेंस ऑलरेडी मौजूद है, तो आप वी की वैल्यू जो है यानी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो आप इस मेथड से इस तरह से खुद भी निकाल सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई भी खाली बड़ी दीवार फ्लैट वॉल घर बन रहे होते हैं, अक्सर आपने देखा है जिन घरों में अभी घर तमीर हो रहे होते हैं, आप उसकी दीवार खड़ी है तो आप जाएं उसके 50 मीटर के फासले पर आप मेजरिंग टेप से नाप कर 50 मीटर के फासले पर खड़े हो जाएं, स्टॉप साथ ले जाएं, तो आप ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये तो था भाई कैसे हम मेजर कर सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड बाय एको मेथड। ये है वो एको मेथड जिससे हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। छोटी सी एग्जांपल है वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद आज का हमारा टॉपिक जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन मेरी कोशिश बेटे सिर्फ ये होती है कि लेक्चर लंबा हो या छोटा हो, आपको थोड़ा सा बेटा स्टेमिना रखना होता है। अगर आप स्टेमिना रखेंगे, इंशाल्लाह मेरे साथ साथ चलेंगे, तो बेटा आपको बहुत ज्यादा चीजें जो है वो रटनी नहीं पड़ेंगी। रटालाइजेशन के जो प्रोसेस है हमारे पाकिस्तान में वो बड़ा पॉपुलर है, मकबूल है, तो उससे शायद आप थोड़ा सा बाहर निकल जाएं। मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि चीजें जो हैं आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग देना, कंसेप्ट देना, ताकि आप उन चीजों को समझ सकें। आपकी अगर इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर होती है, खुद से कुछ लिख सकते हैं, तो शायद आप बुक जो है आपको उस वक्त खोलने की भी जरूरत पेश ना आए, आप अपनी वर्डिंग में सारा उसको लिख सकेंगे। लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ है आपका थोड़ा सा टाइम मेरे साथ स्पेंड होना। जितना आप टाइम थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड करेंगे उतना बेहतर समझ। तो लास्ट एग्जांपल है जी, आज की जो है एग्जांपल वो एक और दी गई है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो है जी एग्जांपल नंबर 11.3। तो इसका हम डेटा जो है पहले बना लेते हैं। हमारे पास है जी फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। फ्लैश ऑफ लाइटनिंग समझते हैं किसको कहते हैं, बिजली की कड़क होती है, उसकी आपको एक रोशनी चमक दिखाई देती है, ठीक है। वो हमने देखी है 1.5 सेकंड अर्लियर देन द थंडर। अच्छा, ये भी एक छोटी सी यहाँ पर मजे की बात है। आप अक्सर देखते हैं कि जब बिजली कड़कती है, बादल वगैरह बने होते हैं, बारिश से पहले का सीन होता है, तो कभी भी आप इस तरह नहीं होता कि आपको पहले बादल की जो गूंज की कड़क की आवाज होती है, बादल जब गरज रही होती हैं, वो पहले सुनाई दे दे। किससे? कि फ्लैश ऑफ लाइटनिंग से। ऐसा कभी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई लाइट की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है। लाइट की स्पीड जो है वो किसी भी मटेरियल, मतलब आप ले लें दुनिया में कोई भी मटेरियल है, उसकी अगर हम स्पीड को देखें तो वो लाइट की स्पीड के साथ मैच नहीं कर सकती, उससे कम ही होगी। सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की होती है। तो लाइट जाहिर है आपको पहले दिखाई देगी, उसके थोड़ी देर के बाद होगा वक्फा थोड़ा सही, लेकिन फिर आपको जो है थंडरिंग स्टॉर्म में जो बादलों की गूंज होती है फिर सुनाई देती है। तो यहां पर चलें, मैंने एक छोटी सी बात और थी वो भी आपके साथ शेयर कर दी। तो यहां हमारा जो कंसर्न है वो क्या है, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग सीन 1.5 सेकंड, यानी में टाइम दिया गया है डेटा में, टाइम टी जो है वो कितना दिया गया है 1.5 सेकंड। उसके बाद देखें जी, हाउ फार अवे इज द क्लाउड। हमने हाउ फार अवे, इसका क्या मतलब है, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस
एस जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलें, स्पीड ऑफ साउंड हमें यहां दी गई है, स्पीड ऑफ साउंड हमें यहां गिवन है। स्पीड ऑफ साउंड जिसको आप वी से डिनोट करेंगे वो कितनी गिवन है, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है भाई, फाइंड आउट आपने एस करना है। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कर सकें ना कर सकें, बहुत इजी सा है। वी नो दैट एस किसके इक्वल होता है, अभी हम पीछे बातें करके आ रहे हैं। एस इज इक्वल टू वी टी। इसमें जस्ट आप वैल्यूज पुट कर दें। सिर्फ एक चीज देख लिया करें कि यूनिट जो है वो क्या स्टैंडर्ड में है, स्टैंडर्ड यूनिट है। अगर तो हो तो फिर तो इशू नहीं है, अगर ये स्टैंडर्ड ना हो, स्टैंडर्ड यूनिट में ना हो, ऐसे यूनिट में ना हो, तो फिर हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पर ऑलरेडी है, जस्ट बाय पुटिंग वैल्यूज, यहां आप बेटा वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारे पास एस की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। वी कितना है, वी हमारे पास बेटा यहां पर है 332 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है 1.5 सेकंड। मैंने आपको बताया था कि मैं न्यूमेरिकल्स में कभी यूनिट साल लगाऊंगा कभी नहीं लगाऊंगा। उसकी वजह ही सिर्फ ये है कि भाई इसको मतलब लाजम मलजूम ना समझ लीजिएगा, आप इसके बगैर भी कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, ये इसलिए ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। लेकिन अगर आप लगाते हैं तो फिर मॉडिफाई कैसे करना है वो भी आपको आना चाहिए। तो 332 को पहले तो 1.5 से मल्टीप्लाई करें। जी हमारे पास है 332 मल्टीप्लाई बाय 1.5, आंसर आता है 498। ये जो 498 है, अब यूनिट को मॉडिफाई करना है। ये जो पर सेकंड है और ये जो सेकंड है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एस टू रेज पर -1 और एस टू रेज पर +1 क्या करेंगे, -1 +1 कैंसिल टू ईच अदर। यानी ये यूनिट जो है दोनों यहाँ का कट गया, पीछे सिर्फ क्या रह गया, मीटर। तो भाई स्टैंडर्ड यूनिट जो डिस्टेंस का होता है वो मीटर ही होता है, वो मॉडिफाई होकर वही आ गया आपके सामने। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, लेक्चर नंबर 4 जो कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपने जो सीखा है वो बेसिकली जो चीजें सीखी हैं, कुछ तो पिछला जो टॉपिक इंडस्ट्री था उससे रिलेटेड एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, रिफ्लेक्शन पर हमारी बात हुई, एको क्या है, कोशिश मैंने की है कि आप एको को समझ सकें अच्छे तरीके से, अंडरस्टैंडिंग हो। बाकी आपने बेटा अपने हाथों से एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी होती है सारी चीजों को लर्न करने से पहले। अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, एक दफा रीड आउट अच्छे से कीजिएगा जो बातें मैंने आपको समझाई उनको समझने के बाद। उसके अलावा हमने एक्टिविटीज इस पर देखी, एक दो एक्टिविटीज थी वो हमने डिस्कस की। स्पीड ऑफ साउंड पर बात हुई, ठीक है। उसके साथ एक हमने उसकी जो रिलेशन था स्पीड ऑफ साउंड का, कि भाई किस मटेरियल में वो ज्यादा होती है, एयर में, ठीक है, वाटर में या सॉलिड में, इनका आपस में क्या कनेक्शन होता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। फिर हमने ये भी कहा कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी उस पर असरअंदाज होता है। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस करने के बाद इन द एंड हमने एक मेथड जो था वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जिसमें हमने एको मेथड था, जिससे हमने स्पीड मैयर की, स्पीड ऑफ साउंड को मैयर करने का तरीकाकार हमने जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया। बहुत आसान है, करेंगे आप आसानी से खुद भी कर सकते हैं, आपको मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात आपको इसमें ये बता दूं कि इसके करने का फायदा ये है कि अगर आप यही प्रोसेस सारा गुजरांवाला में कर रहे हैं, वहां पर आप स्पीड ऑफ साउंड जो फाइंड आउट करेंगे, इसी तरह से आप किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जहां पर वेदर डिफरेंट होगा, ठीक है, गुजरांवाला से हटकर है। मतलब अगर यहाँ पर मौसम आजकल जो है वो थोड़ा मतलब गर्म है, वेदर गर्म है, हॉट है, तो आप किसी ठंडे इलाके में चले जाएं जहां मरी है, ऐसे इलाकों में, वहां भी यही अगर आप प्रोसेस करते हैं तो यकीनन आपको स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिफरेंट मिलने वाली है सेम मेथड से। तो बेटा ये चीजें हैं, तो ये आपको बताने का सिर्फ मकसद ये था कि आप लोग इसको खुद से भी कोशिश करें करने की। तो यही चीजें थी, एक छोटी सी एग्जांपल एंड पे हमने डिस्कस की। तो बेटा इन सारी चीजों को पहले पहल अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट क्लियर होने के बाद लर्निंग की तरफ जाएं, तो इंशाल्लाह आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे, फिर आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम।